हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे हम बात करें डे टू डे लाइफ की या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मैंने हर एक टर्म को बहुत ही डिटेल में और ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। जब हमने प्रीवियस वीडियो में फिस्कल पॉलिसीज पढ़ा था तो वहां पे हमने दो सिचुएशन कंसिडर की थी। वो सिचुएशन क्या की थी? लेट अस सपोज दैट इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मीन्स लोगों के पास बहुत पैसा है। जब लोगों के पास बहुत पैसा होगा तो वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। उस वजह से क्या हो जाएगा? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। अब प्राइसेस इंक्रीज क्यों होगी? बिकॉज लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे बट प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होगी, ठीक है, यानी कि जो सप्लाई है वो उस लेवल की इंक्रीज नहीं होगी जिस लेवल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। उस वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। और दूसरी सिचुएशन में हमने लिया था, लेट अस सपोज दैट इकोनॉमी के अंदर जो है पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों के पास पैसे कम हैं, उस वजह से लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं, जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ें भी क्या करेगा? कम प्रोड्यूस करेगा। ओके, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास एक सिचुएशन आएगी डिप्रेशन की। एक साइड से हमारे पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ रही है और दूसरी साइड से डिप्रेशन की। अब गवर्नमेंट जो है कुछ मेजर्स उठाती है, उन मेजर्स को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, वो भी कुछ मेजर्स उठाता है और उन मेजर्स को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नाउ बिफोर डिस्कसिंग मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। Monetary policy is an economic policy that manages the size and growth rate of the money supply in the economy. जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि मैनेज करती हैं साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम कोशिश करें कि उनका जो फ्लो है वो कम हो जाएंगे। अगर इकोनॉमी के अंदर पैसे कम हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? वहां पे इंजेक्ट पैसा करेगी, ठीक है, यानी कि उस फ्लो को इंक्रीज करेगी। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है टू रेगुलेट द मैक्रो वेरिएबल्स सच एज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, रेगुलेट करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। दीज पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड थ्रू डिफरेंट टूल्स इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कैसे इंप्लीमेंट करती है, ये अपनी पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करती है? तो ये इंप्लीमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट, परचेज ऑल सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इनको हम पूरे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इनको याद रखिए। जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है जैसी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर होगी, या परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है या उसको खरीदती है, ठीक है। इसको भी हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये सब। एंड चेंजिंग द अमाउंट ऑफ कैश सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, या जो है मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? जितने पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं इकोनॉमी में उसकी जो रेशियो है उसको क्या करता है? चेंज करता है। द सेंट्रल बैंक और सिमिलर रेगुलर अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग दिस पॉलिसीज। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको फॉर्मुलेट कौन करता है? इसको फॉर्मुलेट करता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले इन्फ्लेशन को चेक करना, ठीक, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करना और करेंसी एक्सचेंज को चेक करना। अब ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात आती है इन्फ्लेशन की। नो, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे डिमांड काफी ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन जो प्रोडक्शन होती है ये उस लेवल की नहीं होती है।
उस वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इसका मेन टारगेट होता है इन्फ्लेशन को लेवल करना, ठीक है। ना ही प्राइसेस ज़्यादा कम हो जानी चाहिए और ना ही प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जानी चाहिए, यानी कि प्राइसेस जो है बिल्कुल स्टेबलाइज होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आती है अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे करेक्ट करती है, लेट अस सपोज दैट इकोनॉमी के अंदर जो है डिप्रेशन है, लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा कम है। जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो लोग जो है कम चीज़ें खरीदेंगे, उस वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिकॉज प्राइसेस बहुत ही कम होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जब प्रोडक्शन कम होगी तो फैक्ट्रीज के अंदर लोगों को निकाल दिया जाएगा, जैसे आपने देखा था कोरोना के टाइम पे, ठीक है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, लोगों को फैक्ट्री से निकाल दिया था, तो हमारे पास क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, ठीक। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जब इंजेक्ट करेगी पैसे के तो सबके पास पैसे आएंगे, सब डिमांड करेंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट। अब ये करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये होता है कि जब हम अपनी करेंसी को बाहर किसी कंट्री से एक्सचेंज करते हैं। आपने देखा होगा, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि हम देखते हैं कि आज जो है इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो होती है एक्सचेंज, मतलब अगर हम अपने पैसे यूएस वालों को देंगे तो वो अपने पैसे हमें कितने देंगे, ठीक है। यूजिंग इट फिस्कल अथॉरिटीज, सेंट्रल बैंक कैन रेगुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसीज। अब ये जो रेट होता है, जैसे हमने देखा कि जो डॉलर है वो है 74 रुपीज़ के इक्वल में। अब ये जो एक्सचेंज रेट है इसको फिक्स कौन करता है, इसको फिक्स करता है सेंट्रल बैंक। अब ये कैसे फिक्स होता है, द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इशूइंग मोर करेंसीज। जब सेंट्रल बैंक ज्यादा करेंसीज इशू करेगा, ठीक है, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो ज्यादा हो जाएगी, उस केस में जो मनी है वो चीपर हो जाएगा, वो ज्यादा सस्ता हो जाएगा एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, ओके। इसलिए जो हमारे पास मशीन भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा करेंसीज प्रिंट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारे पास खुद की मशीन है फिर भी हम प्रिंट क्यों नहीं करते। इसलिए प्रिंट नहीं करते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा इनकी सप्लाई होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसीज। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सपेंशनरी, जहां पे जो सेंट्रल बैंक है वो चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी बाय रिलैक्सिंग इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करती है, ठीक है, और सप्लाई को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इसको हम चीप मनी भी कहते हैं, ओके। यानी कि आप बैंक से बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आप लोन ले सकते हो। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ओके। यानी कि मार्केट के अंदर इकोनॉमिक जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट चाहती है, यानी कि सेंट्रल बैंक चाहती है कि वो कम हो जाए, ठीक है। तो उस वजह से क्या करती है, वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है, और उसको हम कहते हैं डियर मनी। ये सब क्या होता है इसको अभी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ ये चीज़ें याद रखो। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट अब है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कौन से टूल इस्तेमाल करती है फॉर अप्लाइंग इट्स पॉलिसीज। द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स वेरियस मेजर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है बहुत सारे मेजर उठाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, और उन मेजर्स को हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है दो कैटेगरीज में। पहला आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, एंड सेकंड आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब ये क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहले इसको याद रखो। क्रेडिट जब बात आए या कैपिटल की बात आए तो आपके माइंड में आना चाहिए लोन, ठीक है, जो हम बैंक से लोन लेते हैं। अब ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्रेडिट कंट्रोल पे जो फोकस करती है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जब हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो तब हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हम पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे मेजर जो पहला टूल जो लिया जाता है, जो सबसे पहला मेजर लिया जाता है, वो लिया जाता है बैंक रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और बैंक रेट के बारे में जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर या इकोनॉमिक्स टाइम जो ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्होंने काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। अब ये बैंक रेट क्या होता है,
देखिए, जब हम बैंक के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई घर खरीदना है, तो हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम बैंक की तरफ अप्रोच करते हैं। बैंक से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। बैंक हमें लोन देता है, ठीक है, और बोलता है कि मैं आपको ये लोन दूंगा, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे करना है, ठीक है। तो हम वो लोन लेते हैं और हमें वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो कॉस्ट आएगी किसकी, उस लोन की, यानी कि उस लोन को लेने की हमें वो प्राइस देनी पड़ेगी। इसी तरह से जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, वो भी लोन लेते हैं किससे, सेंट्रल बैंक से, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक है वो उनको चार्ज करता है, ठीक है, वो भी उनको इंटरेस्ट रेट लगाता है, और उसी इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, यानी कि वो लैंड करता है मनी कमर्शियल बैंक्स को। जितने भी हमारे पास बैंक है, जैसे J&K बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे बैंकों को जो आरबीआई है वो लोन देता है, और वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है इन बैंक को, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। द इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक रेट इज ऑफन फॉलोड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब जो है आरबीआई अपने जो बैंक रेट है उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो वो जो आगे कमर्शियल बैंक है वो भी वही फॉलो करेंगे। अगर जो बैंक रेट है वो इंटरेस्ट उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो ज़्यादा चार्ज करेगा इंटरेस्ट रेट, जो कमर्शियल बैंक है वो भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, बिकॉज वो घाटा नहीं खाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपके पास मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कमर्शियल बैंक का जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। When bank rate is increased, market rate of interest is also increased. जब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देता है और उस जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज कर देता है, जो कमर्शियल बैंक जब लोगों को लोन देता है उसको भी वो इंक्रीज करता है। जब वो इंक्रीज करेगा यानी कि आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आप लोन कम लोगे, ठीक है। उस वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, ओके। और जब हमारे पास डिप्रेशन की सिचुएशन होगी, जो सेंट्रल बैंक है वो जो है इंटरेस्ट रेट जो बैंक रेट है उसको कम करेगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन आरबीआई से लेंगे, जब उनके पास मनी ज़्यादा होगा वो आगे भी लोगों को लोन सस्ते इंटरेस्ट रेट पे देंगे। उस वजह से मनी के मार्केट के अंदर जो है मनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पूरे अच्छे से एरो के अंदर लिखा है, इसको आप आराम से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले आप इन 3 वर्ड्स को देखिएगा। ओपन का मतलब है ओपन, खुला, मार्केट, ठीक है, यानी कि कंट्री की बात हम करेंगे तो मार्केट आएगी, और ऑपरेशन की बात क्या आएगी, ऑपरेशन का मतलब है सेल एंड परचेज, सेल एंड बाय। अब आरबीआई क्या करता है, जब भी हमारे पास आइदर इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, जो आरबीआई है वो थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन अपनी सिक्योरिटीज को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट उनको सेल या बाय करती है। अब ये सिक्योरिटीज क्या होती हैं, आपको मैं एक मिसाल देके एग्जांपल देके समझाता हूं। आपके एरिया में कोई बैंक है और वो बैंक आपको कहता है कि आप मुझे 10,000 रुपये दो, ठीक है, और मैं आपको 5 साल के बाद वो 10,000 रुपये 20,000 करके वापस दूंगा, ठीक है। आप क्या करते हो, आप उस बैंक में चले जाते हो, ठीक है, वहां पे वो बैंक मैनेजर आपसे पैसे वसूल करता है, ठीक है, और आपको जो है एक पर्ची देता है, एक कागज की एक पर्ची देता है, और उस पर लिखता है कि 5 साल के बाद ये 10,000 का अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। जो वो पर्ची आपको देता है ना, उसको हम कहते हैं बाउंड, ठीक है। अब आपको 110% 5 साल के बाद क्या मिलेगा, 5,000 रुपये, सॉरी 20,000 मिलेगा। वो जो 100% श्योर है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी, वो जो कागज का टुकड़ा है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, या यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, आरबीआई को कहती है गवर्नमेंट कि मेरी जो सिक्योरिटीज़ मैंने आपके पास रखी है उनको आप बेच दो। जो आरबीआई है वो भी खुद मार्केट के अंदर नहीं आती है, वो थ्रू बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उनको बेचती है।
जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं और बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उनको क्या करती है, बेचती है। ठीक है, अब वो बेचती कैसे है, वो बेचती है उन सिक्योरिटीज को एट डिस्काउंटेड रेट पे। यानी कि आपके पास कोई एक सिक्योरिटी है, उसकी फेस वैल्यू अगर 100 होगी तो गवर्नमेंट उसको बेचेगी 95 या 90। ठीक है, जो भी डिस्काउंटेड रेट है 95 रुपये आपको देने पड़ेंगे या 90 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट आपको कहेगी कि 5 साल या 5 महीने या 5 साल जो भी है, 5 साल के बाद आप आ जाना और ये कागज़ मुझे आप दे देना और मैं आपको 100 रुपये वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सिक्योरिटीज बेचता है। अब देखिए, जो आरबीआई है वो क्या करता है, जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो सिक्योरिटीज़ को बेचता है। जब सिक्योरिटीज़ बेचेंगे तो लोग उनको खरीदेंगे और मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आरबीआई सोक्स लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब यह है कि कितना फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी है। जब भी लिक्विडिटी की बात आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट कितना है। इसी तरह से वाइस वर्सा क्या करेगी, जब मार्केट के अंदर पैसों की बहुत कमी है तो जो गवर्नमेंट है, जो सिक्योरिटी उसने बेची थी उनको क्या, सॉरी, जो सिक्योरिटी उसने बेची थी उनको वापस करेगी और उसके बदले में क्या करेगी, पैसे दे देगी। ठीक है, तो उस वजह से लोगों के पास पैसे आ जाएंगे और जो डिप्रेशन की सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से समझाया है। जैसे आप, मैं सेकंड एग्जांपल लूँगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई। ठीक है, जो उसने पहले बेची थी अब उनको वो क्या करेगी, खरीदेगी। जब उन सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी लोगों से या इंडिविजुअल से या बैंक से, किसी से भी, रिलीजेस लिक्विडिटी एंड लेड्स टू राइज इन द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। उस वजह से क्या हो जाएगा, अगर कमर्शियल बैंक ने खरीदी है तो कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी, पैसे ज़्यादा आएंगे। अगर लोगों ने खरीदी है तो उनके पास भी पैसे आएंगे। राइज इन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक ने खरीदी है तो उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है लोन क्रिएट करने की। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये भी आप समझो कि एक बैंक कितना लोन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अनलिमिटेड लोन तो नहीं दे सकता है, उसके पास भी कोई लिमिट है, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। ठीक है, जब वो इंक्रीज हो जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा, तो उस वजह से राइज इन द मनी सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मनी जो है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन या डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिपो रेट। सबसे पहले इसको हम समझेंगे। रिपो का मतलब होता है रिपर्चेज। रिपर्चेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को एक घड़ी बेच दी और उसको कहा आप मुझे 10 दिन के बाद इस घड़ी को फिर वापस दे देना और मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिपर्चेज। मतलब जब कोई चीज़ आप बेच रहे हो तो एट द सेम टाइम आप एक एग्रीमेंट करते हो कि ये चीज़ मुझे 10 दिन के बाद फिर वापस चाहिए और मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। उसको हम कहते हैं रिपो रेट। अब ये रिपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। नाउ जो रिपो रेट होता है, इसके अंदर जो है सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो जो है लोन ग्रांट करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, और उनसे क्या करता है, उनसे वो सिक्योरिटीज लेता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, वो जो है उन सिक्योरिटीज को आरबीआई को देता है और आरबीआई उसको लोन देता है, और लोन देता है वो एक इंटरेस्ट रेट पे, और उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, रिपो रेट करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज्ड। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो बैंक है वो क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है, यानी रिपो रेट को सेंट्रल बैंक इंक्रीज करता है। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लोन नहीं ले पाता है, बिकॉज उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो ज़्यादा लोन नहीं लेता है, तो उसके पास पैसे कम हो जाते हैं, तो उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, यानी कि लोन बनाने की जो उसके अंदर कैपेसिटी है, लोन देने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, लोग जो है कमर्शियल बैंक से ज़्यादा लोन नहीं लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उस टाइम पे रिपो रेट कम हो जाएगा। ठीक है, जब रिपो रेट कम हो जाएगा, जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लोन लेगा सेंट्रल बैंक से। ओके, जब उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए तो उसके पास जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके,
और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करेगा, लोन देगा। जैसे मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब वो कैपिटल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो फॉल इन द डिमांड फॉर क्रेडिट, डिमांड की जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी, उस वजह से सप्लाई ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक वो भी कम हो जाएगा और इसी तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स रिपो रेट। जैसे हमने रिपो रेट पढ़ा था वैसे ही रिवर्स रिपो रेट भी है, इन दोनों जो आपस में है वो अपोजिट है। रिपो रेट में क्या करता है, जो लोन लेता है वो होता है कमर्शियल बैंक, ओके, और जो रिवर्स रिपो रेट है वहां पे लोन लेने वाला होता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उनको सिक्योरिटीज देता है, ठीक है, और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ये सिक्योरिटीज आपने मुझे 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद, जितने दिन के बाद वो मुझे क्या करनी है, वापस करनी है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब क्या यहाँ पे आरबीआई को लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। वो जो है कमर्शियल बैंक से इसलिए लोन लेती है ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे और उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, यानी कि लोन देने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाए, ठीक है। तो उस वजह से क्या करती है, जो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, ओके। यहां पे मैंने लिखा हुआ है पूरे डिटेल में, फॉल इन द रिवर्स रिपो रेट, जब रिवर्स रिपो रेट फॉल हो जाता है। अब यहां पे एक चीज आप याद रखिएगा, यहां पे इंटरेस्ट रेट कौन देता है, जो कौन तय करता है, वो सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक बोलता है कमर्शियल बैंक को कि मैं जो है इस रेट पे आपसे पैसे लूंगा, ठीक है। अब जब रिवर्स रिपो रेट फॉल हो जाएगा, यानी कि लेट अस सपोज दैट 9, 10 और 11 ये हमारे पास रिवर्स रिपो रेट है। रिवर्स रेट मतलब जो सेंट्रल बैंक है जब वो लोन लेगा, लेट अस सपोज दैट स्टेट बैंक की एग्जांपल लेते हैं, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, वो स्टेट इसको कहता है कि पहले हमारे पास जो रिपो रेट था, स्टेट बैंक को कहता था पहले जो रिपो रेट था वो था 10, अब मैं 9 कर देता हूं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 9 कर देता हूं। जो कमर्शियल बैंक है वो सोचेगा कि मैं जो है आरबीआई को लोन कम दे दूंगा, बिकॉज इसने जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या किया, कम किया है। जब फॉल होगा किसमें, रिवर्स रिपो रेट में, तो लेस फंड आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है वो कम पैसे किसको देगा, आरबीआई को देगा। तो उस वजह से क्या होगा, मोर फंड्स आर यूज्ड एज सीआरआर फंड्स विद द आरबीआई, ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो सीआरआर इस्तेमाल होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आरबीआई है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या करेगा, अपने पास नहीं रखेगा, ज्यादा पैसे कमर्शियल बैंक के पास रहेंगे। क्यों, क्योंकि जो आरबीआई है उसने इंटरेस्ट रेट कम किया है, जो कमर्शियल बैंक है वो बोलेगा कि मैं तुझे पैसे इतने नहीं दूंगा, मैं कम पैसे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उस वजह से सिर्फ सीआरआर रहेगा। सीआरआर का मतलब जो मिनिमम एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, सिर्फ वही कैश उसके पास रहेगा, बाकी कैश वो कम हो जाएगा, बिकॉज जो कमर्शियल बैंक है वो बाकी लोगों में तकसीम करेगा, वहां पे लोन क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू सेंट्रल बैंक को लोन देने के बजाय, ठीक है। उस वजह से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक के पास वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और वो लोगों को ज्यादा लोन देगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल में आएगा, ओके। इसी तरह से हम समझेंगे राइज इन द रिवर्स रिपो रेट। अब जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को कहती है कि पहले मैं आपसे लोन लेती थी, ठीक है, कौन कह रहा है, आरबीआई कह रहा है। आरबीआई कह रहा है कमर्शियल बैंक को कि मैं आपसे पहले लोन ले रहा था एट द रेट ऑफ 9%, अब मैं लूंगा 11%, ठीक है। अब जो कमर्शियल बैंक है ये काफी लालची होता है, ये क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा पैसे किसको देगा, आरबीआई को देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, इसको फायदा हो रहा है, ठीक है। मोर फंड्स आर पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, ज्यादा से ज्यादा पैसे कहां पार्किंग में लगेगा, आरबीआई के पास होगा। लेस फंड्स आर यूज्ड एज कैश रिजर्व रेशो, अब जो कमर्शियल बैंक है इसके पास कम पैसा रहेगा, ज्यादा पैसा किसके पास रहेगा, वो आरबीआई के पास रहेगा। उस वजह से क्या होगी, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था वो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। होप आपको समझ आ रहा है। अब हमारे पास है कैश रिजर्व रेशो, जो कि हमने अभी पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशो होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। लेट अस सपोज दैट हम एक बैंक है और हमारे पास 100 करोड़ है। आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि उस 100 करोड़ का कुछ परसेंटेज आपको मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ेगा, ठीक है।
उसका कोई भी इंटरेस्ट पे मुझे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है वो उसकी कोई परसेंटेज उठा के कहाँ रखती है, आरबीआई के पास रखती है। अब ऐसा क्यों करती है, बिकॉज आगे कुछ अनफॉर्सीन इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो गया तो वो उस टाइम पे उसको यूज में लाती है। तो जब कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज होगा, ठीक है, उस वजह से कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा, जो लोन की कैपेसिटी है यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है उसको वो कंट्रोल में करेगा। इसी तरह से जब कैश रिजर्व रेशो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आरबीआई कहेगी अब तुझे ज्यादा पैसे मेरे पास रखने होंगे, तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, उस वजह से सप्लाई ऑफ मनी मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको हम कहते हैं एसएलआर। नौ जैसे सीआरआर होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशो होता है, इसी तरह से एसएलआर भी होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो कहती है कमर्शियल बैंक को कि तुझे जो है खुद के पास भी कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ आपके पास टोटल पैसे हैं तो आपने क्या करना है, कुछ जो है डिपॉजिट में रखना है उसका परसेंटेज, और कुछ जो है मेरे पास रखने हैं। ठीक है, अब वो जो लिक्विड एसेट है वो उसके पास जो पैसे हैं वो किस फॉर्म में रख सकता है अपने पास, वो कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है, या सिक्योरिटीज दैट आर अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो कैश रिजर्व रेशो है, यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा, जो कैश रिजर्व रेशो है वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश रहता है। ठीक है, ये कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है ये जो है कैश में भी रख सकती है बैंक अपने पास, ठीक है, गोल्ड में भी रख सकती है, ठीक है, और सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी रख सकती है, जिनको अप्रूव किया होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब जब आरबीआई जो है कहती है कि एसएलआर को इंक्रीज करो, ठीक है, तो उसके पास जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, मतलब जो एसएलआर है वहां से वो खर्च नहीं कर सकती है, या आप चीज याद रखिएगा, एसएलआर से खर्च नहीं कर सकती है। ओके, उसके बाद जो पैसे उसको बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम रहते हैं। अगर एसएलआर इंक्रीज कर दिया तो बैंक के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए, लोन क्रिएट करने के लिए पैसे कम रहेंगे, उस वजह से मनी सप्लाई इन द मार्केट कम हो जाएगी। और अगर सेंट्रल बैंक ये कमर्शियल बैंक को ये कहे कि आप जो है एसएलआर कम करो, ठीक है, कम करो, उस वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो मनी है मार्केट के अंदर जो पैसे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज माइंड में रखिएगा, जो सीआरआर है और एसएलआर है दोनों डिसाइड कौन करता है, आरबीआई ही डिसाइड करता है। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि एसएलआर जो है कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फोकस करते हैं एक सिलेक्टेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। ठीक है, जैसे कि आरबीआई चाहती है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा लोन हो, इंडस्ट्रीज में कम हो, या एजुकेशन पे ज्यादा हो, तो सिलेक्टेड सेक्टर्स को टारगेट करके इन मेजर्स को अप्लाई किया जाता है। इनमें हमारे पास पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन गारंटेड। अब देखिए, जब आप बैंक में जाते हो, बैंक से कहते हो कि मुझे जो है एक घर खरीदना है और उसके लिए मुझे चाहिए 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, तो बैंक क्या करता है कि आप मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज रखो। लेट अस सपोज दैट अगर आपने कल को लोन वापस नहीं किया तो मैं कहां चला जाऊंगा। ठीक है, आप क्या करते हो, आप जो है उसको एक घर उस पर गिरवी रखते हो, जिसको हम कहते हैं गिरवी रखना। ठीक है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं सिक्योरिटी। हमने जो है घर गिरवी रखा और उस घर की जो वैल्यू वो 1 करोड़ है। ठीक है, और हमने उससे 80 लाख का लोन लिया। ये चीज आप माइंड में याद रखिएगा, जो बैंक है वो सिक्योरिटी के इक्वल कभी भी लोन नहीं देता है, नहीं उससे ज्यादा, हमेशा उससे कम लोन देता है। ठीक है, अगर आपने गोल्ड रखा, अगर गोल्ड की वैल्यू 30,000 है तो 25,000 ही आपको लोन मिलेगा। ठीक है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जब बैंक जो है ज्यादा सिक्योरिटी मांगेगी, ठीक है, जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही घर है, ठीक है, और वो कहती है हमें चाहिए था लोन 1 करोड़ का। ठीक है, तो वो घर है 1 करोड़ 20 लाख का है, अगर वो हमें सिक्योरिटी के अंदर देना पड़ेगा तो हम उसको घबराएंगे। अगर हमारे पास
कल को पैसे नहीं बने, हम लोन वापस नहीं चुका पाएंगे, तो हम जो है कहाँ चले जाएंगे, बैंक जो है इस घर को भी ले लेगी वापस। इसलिए जब भी सिक्योरिटीज इंक्रीज करेगी तो बैंक जो कैपेसिटी जो लोन है वो लोग कम लेंगे, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये किसी सेक्टर में फोकस करती है, जैसे लेट अस सपोज दैट एग्रीकल्चर के अंदर लोन उसने देना इंक्रीज करना है तो वहां पे वो सिक्योरिटीज कम लेगी, इंडस्ट्रीज या एजुकेशन में उसने ज्यादा करना है तो वहां पे उसी हिसाब से वो एडजस्ट करती है। इसीलिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। जो आरबीआई है वो क्या करती है, वो क्रेडिट कोटा को फिक्स करती है फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो जो है कमर्शियल बैंक को कहता है आपने एक फिक्स कोटा, जैसे एजुकेशन में आपने इतना लोन देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इतना लोन देना है, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए इतना लोन देना है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास जो इन्फ्लेशन, जहां पे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन रही होती है वहां पे उसको कम किया जाता है, जहां पे डिफ्लेशनरी यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन होती है वहां पे उसको कोटे को ज्यादा किया जाता है। लास्ट हमारे पास है मॉरल सुसेशन। अब मॉरल सुसेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक। जो आरबीआई है ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ग्राउंड ये फोर्स करती है कमर्शियल बैंक को, थ्रू ईमेल या मीटिंग या लेटर भेजती है, उनको डायरेक्ट करती है कि आप जो है लोन रिस्ट्रिक्ट करो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, और लैंड करो ज्यादा से ज्यादा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। जो मॉरल सुसेशंस होता है ये कोई कंपलसरी नहीं होता, ये जस्ट एडवाइस होता है। ये जो सेंट्रल बैंक है ये एक प्रेशर बनाता है कमर्शियल बैंक पे कि आप ऐसे ऐसे काम करो। ओके, तो ये हमारे पास था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब मैंने यहां पे कलेक्टिवली लिखा है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसी तरह से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यहां पे आएंगे। अब आपने बताना है बैंक रेट क्या होता है। अगर आपने अच्छे से समझा तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।